पिछले क्लास में हम लोगों ने गजनवी के बारे में पढ़ चुके हैं। गजनवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहम्मद गजनवी साहब को बुत सिकन कहा गया है क्योंकि इन्होंने भारतीय कला को नष्ट करने की कोशिश किया। बुत सिकन का मतलब मूर्ति भंजक होता है, यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला होता है। गजनवी साहब ने सर्वप्रथम भारत में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने एक सिक्का भी चलवाया था, जो सिक्का चांदी का था। सिक्के के ऊपरी भाग में अरबी भाषा से लिखा हुआ था, जबकि निचले भाग में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। इसके बाद अब हम लोग अध्ययन करेंगे गौरी साहब के बारे में। और गौरी साहब के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान, जो बहुत बड़े शासक थे, जब गौरी का आक्रमण भारत पे होता है तो उस समय भारत के सबसे बड़े शासक पृथ्वीराज चौहान होता है। इनका राज्य विस्तार यानी कि इनका नियंत्रण अधिकांशतः राजपूताना क्षेत्र पर था, यानी कि गंगा जमुना द्वाब क्षेत्र पर भी इनका अधिकार था। यह भी चाहते थे उत्तर भारत में अपने राज्यों का विस्तार करना, लेकिन उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शासक कनौज का घरवाल शासक जयचंद थे। ऐसे पृथ्वीराज चौहान अजमेर के रहने वाले थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। इस समय पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमाल के बीच एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग महोबा के नाम से जानते हैं। महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमाल की हार होती है और चंदेल शासक के सेनापति अल्लाह और उदल की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध का विवरण पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद्रबदाई करते हैं, जिनकी पुस्तक होती है पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक में इस युद्ध की चर्चा मिलती है और परमाल रासो में भी मिलती है। इन्हीं के समकालीन एक इतिहासकार होते हैं जिनका नाम होता है जगनिक। जगनिक ने अपनी पुस्तक अल्लाहखंड में भी महोबा की लड़ाई का चर्चा किया। अब हम लोग मोहम्मद गौरी साहब के बारे में अध्ययन करेंगे, जो ये गौर प्रदेश के शासक थे। इनका भारत में आने का उद्देश्य मुस्लिम साम्राज्य की विस्तार करना था। गौर प्रदेश के शासक मोहम्मद गौरी साहब का वंश शंखवानी वंश था और ये भारत के गोमल दर्रे के द्वारा आए। गौरी साहब के कई दास थे, लेकिन कई दासों में इनके प्रमुख 3 दास हुए, यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की योग्यता को देखकर बहुत खुश हुए और गौरी साहब ने कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को अमीर ए आखूर यानी कि अस्तबल का प्रधान बना दिया। भारत में मोहम्मद गौरी साहब जब प्रवेश करते हैं तो वे उन क्षेत्रों को जितना ज़्यादा पसंद किए जिन क्षेत्रों पर मोहम्मद गजनवी के गवर्नर शासन किया करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1175 में मुल्तान पे आक्रमण किया और मुल्तान को जीता। इनकी दूसरी आक्रमण सिंध पे हुआ और उन्होंने सिंध को जीता। इसके बाद उनका अभियान
गुजरात पे होता है, गुजरात के पाटन पे होता है। उस समय गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय, जिनको हम लोग भीमदेव द्वितीय भी कहते हैं, यानी कि पाटन अभियान में मोहम्मद गौरी साहब को भीमदेव द्वितीय के साथ माउंट आबू के निकट युद्ध करना पड़ता है और इस युद्ध में गौरी साहब बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। और यह गौरी साहब का प्रथम, यहाँ पे गौरी साहब प्रथम यानी कि पहली बार हारते हैं। इसके बाद बात करें तो जब पृथ्वीराज चौहान महोबा के युद्ध लड़ रहे थे, उसी के आसपास के समय में गौरी साहब ने भटिंडा के क्षेत्र को जीत लिया था और इसी क्षेत्र को लेकर यानी कि भटिंडा के क्षेत्र को लेकर यानी कि भटिंडा यानी कि ताबर हिंद के क्षेत्र को लेकर मोहम्मद गौरी साहब और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक युद्ध हुआ तराइन जगह पे, जिसे हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध 1191 में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी अपने उद्देश्य को भूलता नहीं है, मतलब इस युद्ध से में जो भी उसकी कमी होती है वो अपने कमी को ढूंढता है, पुनः वह गौर जाता है और अपनी रणनीति में, सैन्य शक्ति में बहुत सारे बदलाव करते हैं। इधर पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं और उन्हें लगता था कि चलो अब हो गया, लेकिन उधर मोहम्मद गौरी अपने आप को यानी अपने सैनिकों को, अपने घुड़सवारों को, अपने सेनाओं को संगठित कर रहा था। पुनः दूसरी बार यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह पराजित हो गए। जैसा कि इस युद्ध के बाद बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत था, जैसा कि इतिहासकार इसामी और मिन्हाज साहब कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, जबकि दूसरे इतिहासकार ये भी कहते हैं, जिनका नाम था हसन निजामी यह भी लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वे कुछ दिन तक शासक रहे। 1192 यानी कहा जाए कि इतिहास में 1192 में के बाद यहाँ पे दिल्ली पे भारत का कोई भी शासक लगभग अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया, क्योंकि तुर्क के बाद पठान है, पठान के बाद मुगल है। यानी कि अगर शेरशाह सूरी के वंशज की 15 वर्षों की समय को छोड़ दिया जाए तो मध्यकालीन में कोई भी भारत का शासक दिल्ली के गद्दी पे आसीन नहीं हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी गौर चले जाते हैं। फिर बाद में उत्तर भारत की अभियान करने के लिए वे पुनः भारत आते हैं और 1194 में एक युद्ध होता है, कनौज का युद्ध या चंदावर का युद्ध। कनौज का युद्ध इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि जयचंद कनौज का शासक था और यह युद्ध
चंदावर नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इस युद्ध को चंदावर का युद्ध या कनौज का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में जयचंद पराजित होते हैं और जयचंद मारे जाते हैं। यह चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में स्थित जमुना तट पर स्थित है। इस युद्ध के बाद पुनः गौरी साहब गौर चले जाते हैं और तब तक इधर पंजाब में खोखर जनजाति जो होती है उनका वर्चस्व बहुत बढ़ने लगा था। इनके वर्चस्व को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी साहब भारत फिर आते हैं और मोहम्मद गौरी साहब का यह अभियान अंतिम अभियान होता है। अंतिम अभियान होता है। इन्होंने खोखर जनजाति के विरुद्ध, यानी कि पंजाब में खोखरों ने बकन और सरका के नेतृत्व में गौरी के साथ युद्ध किया और मोहम्मद गौरी ने खोखर जाति को पराजित किया। खोखर जाति के पराजित करने के बाद जब मोहम्मद गौरी साहब गौर जा रहे थे तो उसी क्रम में सिंधु नदी के किनारे दैमक नामक स्थान पर खोखर जाति के द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। गौरी साहब ने उत्तर भारत में इक़्तिदार प्रथा स्थापित किया एवं भारत में पहला इक़्तिदार कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया। इसके बाद थोड़ा सा चर्चा हम लोग बख्तियार खिलजी के बारे में करेंगे, क्योंकि बख्तियार खिलजी भी गौरी का दास था एवं सेनापति था। बख्तियार खिलजी 1202 में बिहार पे आक्रमण किया। बिहार पे आक्रमण करने के बाद बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, उदयवंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को तुड़वा दिया। जैसा कि हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की निर्माण कुमार गुप्त ने किया था, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में भागलपुर में स्थित था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था और इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण आदि का शिक्षाएं दी जाती थी। बिहार पे आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी साहब बिहार पे आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी साहब के दास यानी कि बख्तियार खिलजी ने 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन थे। कहा जाता है कि बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन ने बिना युद्ध किए भाग गए। लक्ष्मण सेन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लक्ष्मण संवत की शुरुआत किया और इनके दरबारी कवि थे जयचंद, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जयचंद साहब ने लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत की शुरुआत किया था। इनके कवि का नाम जयदेव था, जिनकी रचना
गीत गोविंद थी। बंगाल जीतकर गौरी ने अपनी राजधानी लक्ष्मणवती या इसे लखनौती भी कह सकते हैं। बंगाल विजय के बाद यहाँ पे गौरी नहीं खिलजी होगा, क्योंकि खिलजी ने बंगाल अभियान के बाद ये असम की ओर आक्रमण किए और असम के रास्ते ये तिब्बत की ओर भी आक्रमण किए, लेकिन उधर के कुछ जनजातियों ने इन्हें परास्त किया। वह किसी तरह जान बचाकर लखनौती पहुँचे, जहाँ पे इन्हीं के सरदारों में से अमीरुद्दीन के द्वारा वे मारे गए।